हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिशन शिक्षा। इस चैनल पर शिक्षा शास्त्र से जुड़ी हुई जानकारियों को वन बाय वन करके कवर किया जा रहा है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आज हमारी दूसरी लॉन्ग क्लास है। हमने 1 मिनट सीरीज़ के अंतर्गत इसके फैक्चुअल नॉलेज को एक एक करके कवर किया है। आप उसे भी ज़रूर देखें और हमारी इससे पहले की पहली क्लास जो थी लेक्चर 1 उसे भी आप ज़रूर देखें। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लेक्चर 1 में हमने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी की मीनिंग और उसकी डेफिनेशंस की चर्चा की है। आज के हमारी चर्चा का विषय होगा शैक्षिक तकनीकी के उपागम यानी अप्रोचेस ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। आज का टॉपिक कई प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। टीचिंग से जुड़ी हुई जितनी भी प्रतियोगिताएं हैं, परीक्षाएं हैं, उन सभी के लिए आज की क्लास महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। लम्सडेन ने एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को 3 उपागमों यानी अप्रोचेज में क्लासिफाइड किया है। पहला है हार्डवेयर अप्रोच, इसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 1 के नाम से भी जानते हैं। दूसरा है सॉफ्टवेयर अप्रोच, जिसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 2 कहते हैं। और तीसरा है प्रणाली विश्लेषण यानी सिस्टम एनालिसिस, इसे हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 के नाम से जानते हैं। आइए 1 बाय 1 करके हम इन पर चर्चा करेंगे। हार्डवेयर अप्रोच शिक्षा में मशीनों के प्रयोग को बढ़ावा देता है और इसके साथ साथ यह भौतिक विज्ञान और इंजीनियरिंग के सिद्धांतों पर आधारित है। हार्डवेयर अप्रोच का मानना है कि यदि हमें शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना है, मितव्ययी बनाना है, अधिक से अधिक लोगों तक शिक्षा की पहुंच बढ़ानी है, तो हमें इसमें मशीनों का प्रयोग करना पड़ेगा, हार्डवेयर उपकरणों का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके साथ ही यह शिक्षा के यंत्रीकरण पर जोर देता है और इसीलिए क्योंकि यह श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग पर ज़्यादा बल देता है, इसीलिए हम हार्डवेयर अप्रोच को श्रव्य दृश्य उपागम यानी ऑडियो विजुअल अप्रोच भी कहते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि श्रव्य दृश्य उपकरणों के महत्व पर जोर जो है वो हार्डवेयर अप्रोच दे रहा है। हार्डवेयर उपकरण जिनको हम कहते हैं वो जैसे कि चॉक बोर्ड या डिजिटल बोर्ड और रेडियो, टेलीविज़न, स्लाइड प्रोजेक्टर, टेप रिकॉर्डर, लिंगुआ फ़ोन, कंप्यूटर, सीसीटीवी, टीचिंग मशीन और भी बहुत सारे उपकरण जिनका भी प्रयोग हम शिक्षण प्रशिक्षण को प्रदान करने में कर सकते हैं, वो सभी हार्डवेयर अप्रोच के अंतर्गत ही सम्मिलित हैं। बात यह है कि इसका प्रयोग हम क्यों कर रहे हैं, तो टीचिंग और साथ में इसमें शिक्षण प्रशिक्षण की प्रक्रिया में, अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षण को रुचिकर बनाना, प्रभावशाली बनाना, यही इसका उद्देश्य है कि जब हम टेक्नोलॉजी का यूज एजुकेशन के फील्ड में करते हैं तो शिक्षा बड़ी ही इंटरेस्टिंग वे में जो है प्रेजेंट की जा सकती है। इससे बच्चों को क्लास को देखने में इंटरेस्ट भी आता है और देखी हुई, क्योंकि इसमें क्या है श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग हो रहा है, तो देखी हुई चीज़, सामने सुनी हुई चीज़ों का उनके ऊपर जो है छाप जो है बहुत अच्छी पड़ती है, तो शिक्षा उनको आसानी से प्रदान की जा सकती है। तो यहाँ पर इसमें मशीनों के प्रयोग का यहाँ पे जो इसकी उपादेयता है वो इसीलिए है क्योंकि ये शिक्षा को प्रभावशाली बनाता है। साथ में ही ये शिक्षा को इस तरह से भी क्या है कि मितव्ययी भी बना सकता है। मितव्ययी कैसे? मान लीजिए कोई छात्र है जो सुदूरवर्ती इलाके में रहता हो और जहाँ पे एक अच्छी कोचिंग की फैसिलिटी ना हो, लेकिन उसकी इच्छा है कि हम क्या कर रहे हैं कि कोचिंग फैसिलिटी अच्छी से अच्छी प्राप्त करें। जैसे कि बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली है, बेंगलोर है, जयपुर है और अपने प्रयागराज हैं, तो इन सब जगहों पर क्या है अच्छे से अच्छे कोचिंग फैसिलिटी अवेलेबल हैं, लेकिन वो छात्र क्या है सुदूरवर्ती इलाके में रह रहा है और जाकर के शिक्षा प्राप्त कर पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे में अगर वो इन टेक्नोलॉजी का प्रयोग अपने शिक्षा में करता है तो वो अपने घर बैठे ही क्या कर सकता है कि बहुत जो है दूर दूर की अच्छी कोचिंगों में इनरोल हो करके और वहाँ से अपने शैक्षिक तकनीकी की मदद से शिक्षा में लाभ प्राप्त कर सकता है। तो हम देख रहे हैं कि हार्डवेयर अप्रोच के माध्यम से ही हम एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का जो उद्देश्य है, शिक्षा में टेक्नोलॉजी के यूज करने का जो उद्देश्य है, वो हम इसी के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो हार्डवेयर उपकरण वही होते हैं जिन्हें हम
हाथों से छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसा कि नॉर्मल सा है ये, और इसके बारे में तो शायद आपको पहले से पता होगा। तो इन सारे उपकरणों का प्रयोग जब हम शिक्षा में कर लेते हैं तो शिक्षा बड़े ही इंटरेस्टेड वे में प्रेजेंट हो जाती है। अब जैसे मैं ही बात करूं अगर, तो यहाँ पर क्या है कि मैं इस बोर्ड से पढ़ा रही हूँ, लेकिन अगर यही पढ़ाने वाली प्रक्रिया अगर डिजिटल बोर्ड के माध्यम से कराई जाती तो ज़रूर ये आपको सुनने में भी अच्छी लगती, मुझे पढ़ाने में भी ये क्या है काफ़ी सहज रहा होता। तो हम देख रहे हैं कि एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हार्डवेयर्स का प्रयोग जो है वो शिक्षा को काफ़ी प्रभावशाली भी बनाता है, रुचिकर भी बनाता है, और इसके साथ साथ जो है वो इसको सहज भी बनाता है। आगे बढ़ते हैं तो इसका उद्देश्य वही है, पाठ्य वस्तु को प्रभावशाली मितव्ययी बनाना, और साथ में हार्डवेयर अप्रोच को सिल्वरमैन ने इसे सापेक्षिक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है, यानी रिलेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें और सॉफ्टवेयर अप्रोच की चर्चा करते हैं। सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंतर्गत हम लोग शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और व्यवहारिक तकनीकों को शामिल करते हैं। यहाँ पर जो मनोवैज्ञानिक सिद्धांत हैं, जैसे स्किनर के सिद्धांत को, प्रोग्राम्ड लर्निंग है, और जैसे थॉर्नडाइक के सीखने के सिद्धांत हैं, इन सब का प्रयोग यदि हम शिक्षा में छात्रों के ऊपर करते हैं, शिक्षा प्रशिक्षण की प्रक्रिया में अगर हम उन सिद्धांतों का प्रयोग करते हैं तो उसके माध्यम से हम छात्र में जो उसके शिक्षा का जो उद्देश्य होता है कि उसके व्यवहार में हमें संशोधन परिमार्जन करना होता है, तो शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति इन सिद्धांतों के माध्यम से हो तो हम उसे एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंतर्गत काउंट करते हैं। जो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सेकेंड है यानी सॉफ्टवेयर अप्रोच, वो मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों और व्यवहारिक विज्ञान पर आधारित है। व्यवहारिक विज्ञान यानी कि जब चीज़ें हार्डवेयर अप्रोच में क्या होता है कि हम शिक्षा में मशीनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मशीनें ही शिक्षा को अकेले संचालित नहीं कर सकती हैं जब तक कि हम उन मशीनों का प्रयोग नहीं बच्चों पे करते हैं। तो कोई भी मशीन है, उस मशीन का जो कार्य होता है एक्चुअली में वही सॉफ्टवेयर अप्रोच होता है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपने आप में कोई अलग थीम नहीं है, जब तक ये दोनों आपस में जुड़ करके कार्य नहीं करती हैं तब तक ही शिक्षा पूरी नहीं हो सकती। इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे के पूरक भी कहे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है उसमें हम अनुदेशन तकनीकी यानी इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, शिक्षण तकनीकी यानी टीचिंग टेक्नोलॉजी, और व्यवहार तकनीकी यानी बिहेवियरल टेक्नोलॉजी को सम्मिलित कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं का इंस्ट्रक्शन देना और टीचिंग करना और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, एक्चुअली में इन सारे सिद्धांतों को हम जो यूज़ करते हैं वो इन्हीं के माध्यम से करते हैं। इंस्ट्रक्शन देने के लिए करते हैं और इंस्ट्रक्शन उपकरणों के मदद से करते हैं। ऐसे ही टीचिंग देने के लिए करते हैं, टीचिंग उपकरणों के मदद से करते हैं, और बिहेवियरल मॉडिफिकेशन किया जाता है जिसको हम इन्हीं के टेक्नोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि सॉफ्टवेयर अप्रोच के अंतर्गत यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी, टीचिंग टेक्नोलॉजी और बिहेवियरल टेक्नोलॉजी भी सम्मिलित है। आगे बढ़ेंगे तो हम कहते हैं कि सिल्वरमैन ने इसे रचनात्मक शैक्षिक तकनीकी की संज्ञा दी है। जहाँ उन्होंने हार्डवेयर अप्रोच को रिलेटिव एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा था, वहीं पे सॉफ्टवेयर अप्रोच को इन्होंने कंस्ट्रक्शनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कहा है। और जैसा कि मैंने कहा कि हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच एक दूसरे के पूरक हैं, तो चलिए हम इन्हें कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे कि हार्डवेयर अप्रोच में चॉक बोर्ड को लीजिए। चॉक बोर्ड, चॉक वगैरह ये सब क्या हैं? हार्डवेयर उपकरण हैं जिनका उपयोग हम लोग शिक्षा में करते हैं। लेकिन इस चॉक बोर्ड पर और जो चॉक है इसमें लिखने का जो कार्य है, चॉक क्या है? लिखने का कार्य कर रहा है। तो चॉक का जो कार्य है, जैसे ये बोर्ड है, ये बोर्ड हार्डवेयर अप्रोच के अंतर्गत हो गया, लेकिन इसमें जो सामग्री प्रदान करी जा रही है लिख करके, वो क्या है? वो सॉफ्टवेयर अप्रोच है। यहाँ पर क्या है? आगे जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर होता है, OHP, ओवरहेड प्रोजेक्टर का जो काम है यानी कि ट्रांसपेरेंसीज, यही जो है उसका सॉफ्टवेयर अप्रोच है। इसी तरह स्लाइड प्रोजेक्टर है, स्लाइड प्रोजेक्टर के जो स्लाइड्स होते हैं वो उसके सॉफ्टवेयर अप्रोच हैं।
हार्डवेयर अप्रोच में कंप्यूटर आता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर जो प्रोग्राम होता है उस प्रोग्राम को हम लोग सॉफ्टवेयर अप्रोच कहेंगे। उसी तरह से वीसीडी है, मॉनिटर है, टीवी है, लेकिन इन टीवी ये सब तो हार्डवेयर अप्रोच हैं, लेकिन इनमें जो प्रोग्राम होता है, वीडियो प्रोग्राम जो होता है, वो ही हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर अप्रोच है। ठीक, जैसे कि एक पेपर है और पेपर पे हम लोग क्या करते हैं, पेपर लेते हैं, पेन लेते हैं, तो ये क्या है, हार्डवेयर अप्रोच है। लेकिन हम उसी पेपर पर उसी पेन से जब लिख देते हैं तो लिखने की जो क्रिया है वो क्या हो जाएगी, उसके सॉफ्टवेयर अप्रोच हो जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि हार्डवेयर अप्रोच सॉफ्टवेयर अप्रोच के बिना अधूरा है और दोनों एक दूसरे के कामों की पूर्ति करते हैं। अगर इनमें से हम एक को हटाने की कोशिश करेंगे तो हमारा ये जो पूरा का पूरा उद्देश्य है कि हम शिक्षा में टेक्नोलॉजी को यूज़ करें, तो ये पूरा उद्देश्य धरा का धरा रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हम 83rd की चर्चा करते हैं। 83rd के अंतर्गत हम लोग 81 और 82 को यूज़ किस तरह से करके शिक्षा के उद्देश्यों को अधिक से अधिक प्राप्त कर सके, इसी को शामिल किया गया है। वास्तव में जो 83rd है उसका डेवलपमेंट का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही ये अस्तित्व में आया था। और इसमें होता क्या है कि ये गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है। गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञान के सिद्धांत कहने का मतलब है यहाँ पर सूझ के आधार पर जो है चीज़ों को प्रयोग किया जा रहा है कि कब किस चीज़ की ज़रूरत कहाँ पे करे कि चीज़ें जो है परफेक्ट रूप में बाहर निकल करके आएँ और अधिक से अधिक हमें इसमें जो है आउटपुट प्राप्त हो सके। ये क्या करता है कि शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन के अंतर्गत समस्याओं का समाधान करता है। वास्तव में इसका जो यूज है वो एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशनल मैनेजमेंट के अंतर्गत इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ पर हम प्लानिंग और ऑर्गेनाइजिंग के हेल्प से शिक्षण संस्था को संचालित करने के लिए कम से कम लागत का प्रयोग करके अधिक से अधिक आउटपुट को प्राप्त कर सके। यह क्या होता है, हार्डवेयर अप्रोच और सॉफ्टवेयर अप्रोच का ही मेल है। हम इसको एक फॉर्मूले के रूप में अगर देखना चाहें तो 81 + 82 देन इज इक्वल टू 83। यहाँ पर जो 83 है वो उन्हीं आगे जो हार्डवेयर अप्रोच है और जो सॉफ्टवेयर अप्रोच है उनको शिक्षा में किस प्रकार से हम प्रयोग करें ताकि हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, यही जो है 83 है। तो इसलिए इसमें इन दोनों बातों का ही समावेश होता है। यहाँ पर क्या है कि सिस्टम एनालिसिस जो है इसको हम लोग मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी अप्रोच यानी प्रबंध तकनीकी उपागम भी कह सकते हैं, क्योंकि यह प्रबंधन से ही संबंधित है। आगे चर्चा करें तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी 3 में 4 तत्वों का समावेश पाया जाता है: इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और एनवायरनमेंटल कॉन्टेक्स्ट। इनपुट यानी हम हिंदी में इसको अदा कहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हिंदी देने की कोई ज़रूरत है। होता क्या है कि छात्र और शिक्षक जो होते हैं वहाँ पर कुछ न कुछ पहले हम शिक्षण प्रक्रिया में क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, यानी पहले से व्यवहार जो हमें प्राप्त होता है। एक तो शिक्षक का व्यवहार किस प्रकार से शुरू में होता है, लेकिन और फिर क्या है, छात्र का व्यवहार। जब शिक्षण अपनी टीचिंग को शुरू करता है, शिक्षक अपनी ये शिक्षण प्रक्रिया को जब शुरू करता है क्लास में, तो बालक का व्यवहार जैसा होता है वो क्या है, इनपुट है। अब उस व्यवहार में फिर टीचर क्या करता है, कुछ अपनी चीज़ों को इंक्लूड करता है। टीचर टीचिंग की जो है प्रदान करता है बच्चों को। तो ये क्या हो गया है, शिक्षा में इनपुट की हो गई। अब क्या हुआ कि फिर उस टीचिंग प्रक्रिया से, यानी कि जो भी ज्ञान बालक ने ग्रहण करा है अपने गुरु के माध्यम से, फिर उस ज्ञान का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ रहा है, तो उसके अंदर एक प्रक्रिया जो है विकसित होने लग जाती है, जो उसके व्यवहार में सुधार की ओर उसे लेके जाती है। तो सुधार होने की फिर उसमें क्या होती है, प्रक्रिया होती है। तो अगला जो है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में हम यहाँ पे प्रोसेस को इंक्लूड कर सकते हैं। इन प्रोसेस के बाद आउटपुट कहने का मतलब है अब जिस उद्देश्य से शिक्षक ने टीचिंग कराई है, तो वो उद्देश्य यानी व्यवहार के परिमार्जन का जो उद्देश्य है वो बाहर निकल करके अगर आता है तो हम कहते हैं शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है।
तो आउटपुट, कभी भी जब हम कोई भी प्रोसेस जो है चलाते हैं तो हमें सबसे पहले उसमें इनपुट करना होता है, फिर उस इनपुट के अकॉर्डिंग वहाँ पे क्या है प्रोसेसिंग होती है और फिर उसका आउटपुट निकल करके आता है। लेकिन इन सभी इनपुट प्रोसेस और आउटपुट की ये जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे बाह्य प्रभाव होते हैं जो वहाँ पे उन प्रक्रियाओं को कहीं ना कहीं प्रभावित करते रहते हैं। तो ये पर्यावरणीय घटक होते हैं जो इन्हें किसी भी तरीके से प्रभावित करते हैं। तो इसी को हम इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट कह रहे हैं। तो एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में इनपुट, आउटपुट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट और इन्वायरमेंटल कॉन्टेक्स्ट, इन 4 तत्वों का समावेश ईटी थर्ड के अंतर्गत हम लोग करते हैं। आगे बढ़ें कि ईटी थर्ड की मान्यता क्या है। तो ईटी थर्ड जो ये मान के चलता है कि शिक्षा सक्रिय उत्पादन प्रणाली है। शिक्षा सक्रिय उत्पादन प्रणाली है, यानी यह शिक्षा की प्रक्रिया को उत्पादन से संबंधित करके देख रहा है कि शिक्षा में अधिक से अधिक उत्पादन हो। यहाँ उत्पादन ज्ञान का भी है और यहाँ पर उत्पादन अधिक से अधिक उसमें कौशलों को बच्चों के अंदर डेवलप करके हमें उनको सभ्य नागरिक के रूप में विकसित करना और समाज में उनका भरपूर सहयोग लेने से है। आगे बढ़ते हैं तो ईटी थर्ड का उद्देश्य क्या है। तो ईटी थर्ड का उद्देश्य है शक्ति और साधनों का अपव्यय रोकते हुए सीमित शिक्षा स्रोतों और साधनों के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों की सर्वोत्तम ढंग से प्राप्ति। कहने का मतलब है कि हम क्या कर रहे हैं, शिक्षा में कुछ शक्ति और साधनों का प्रयोग करते हैं, लेकिन ईटी थर्ड क्या करता है, वो पहले से प्लानिंग करके चलता है कि हमें किस तरह की शक्तियों और साधनों का प्रयोग करना है, किस तरह की परिस्थिति में। तो ऐसा करने से अधिक हम बचत कैसे कर सकते हैं, मितव्ययता उसमें लाई जा सके, तो उसके लिए हम क्या इसमें इफेक्ट डालें। तो यहाँ पर अपव्यय को रोकना इसका उद्देश्य है और ऐसा नहीं है कि इसको हम कंजूसी कह देंगे। बात यह है कि कम से कम खर्च में, कम से कम लागत में, सीमित स्रोतों के अंतर्गत हम अधिक से अधिक शिक्षा कैसे प्रदान करें और इसमें शिक्षा के जो उद्देश्य हैं उसको हम सर्वोत्तम ढंग से कैसे प्राप्त करें। यानी कि इसको हम कह सकते हैं आम के आम और गुठलियों के ताम। यहाँ पे अगला इसका उद्देश्य है कि शिक्षा में ये नियोजन और संगठन करके चलता है, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो देखिए, कभी भी शिक्षा की प्रक्रिया को अगर हमें मितव्ययी बनाना है या अगर शिक्षा नहीं भी हो, कोई भी प्रक्रिया है, अगर हम उसको पहले से ही उसके प्लान करके चलते हैं, उसको ऑर्गेनाइज वे में अगर हम उसको डील करते हैं, तो सबको पता है कि वही प्रक्रिया क्या है, हमारे लिए मितव्ययी हो जाती है, सहज हो जाती है और हमें बहुत सारी चीज़ों में ये हमारे लिए लाभदायक हो जाती है। तो इसी तरह से हम जब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी थर्ड को, यानी कि यहाँ पे ये प्रबंधन के सिद्धांतों को क्या करें, अगर हम पहले से लेके चले, चीज़ों को पहले से ही प्लान कर लें, ऑर्गेनाइज कर लें, तो शिक्षा व्यवस्थित भी हो जाती है और मितव्ययी भी हो जाती है। यहाँ पर इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए 4 प्रकार की प्रक्रियाओं का संपादन ईटी थर्ड में हम करते हैं, क्योंकि यह एक तरीके से किसी भी संस्थान में मैनेजमेंट से संबंधित है। तो जब भी कोई मैनेजमेंट होता है या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है या मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, तो वो चीज़ों को किस तरीके से अगर उनको कोई भी नई चीज़, टेक्नोलॉजी या कोई नया कोर्स अपने संस्थान में लाना है, तो उसको ले आने से पहले वो कुछ ना कुछ पहले विचार मंथन करेंगे, अपना कुछ ना कुछ उसमें क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे कि अगर हम इस चीज़ को ले आते हैं तो आगे इससे क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे और हमें इससे आगे चल करके कुछ लाभ होना है या नहीं होना है, क्योंकि ये क्या है, एक सक्रिय उत्पादन प्रणाली के तहत काम कर रहा है। तो इन प्रक्रियाओं को 4 भागों में बांट करके हम लोग देख सकते हैं। एनालिसिस यानी विश्लेषण, सिंथेसिस यानी संश्लेषण, मॉडल्स और सिमुलेशन।
तो इन 4 प्रक्रियाओं में क्या है, चलिए देखते हैं कि एनालिसिस का मतलब होता है कि हम पहले से कोई जो व्यवस्था चली आ रही है, पहले हम उसका क्या करेंगे, विश्लेषण करके देखेंगे कि कहाँ पे किस चीज़ की ज़रूरत हमें आ रही है। तो आवश्यकता के अनुसार ही हमें कार्य करना है। और फिर एनालिसिस, उसमें वो सारी चीज़ जो हम अगर नई कोई चीज़ ला रहे हैं तो पहले वो कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं, हम उन पर काम करके देखेंगे कि वहाँ पर जो चीज़ इम्प्लीमेंट हुई है तो उससे उनको क्या बेनिफिट हुआ है, क्या उसके कुछ डिमेरिट्स भी हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम यहाँ पर कंक्लूड करेंगे और फिर इसकी एक एनालिसिस तैयार करेंगे कि हाँ चीज़ें कहाँ तक जो है परफेक्टली चल सकती हैं। फिर एनालिसिस जब हम कर लेते हैं किसी चीज़ का, तो फिर हम उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग चीज़ों को व्यवस्थित रूप से ऑन पेपर इसका कार्य करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिंथेसिस। सिंथेसिस में हम क्या करते हैं कि इसमें व्यवस्था को देखते हैं कि अगर एक प्लानिंग करते हैं कि चीज़ों को कैसे कैसे हम इसको ले आएँ कि यहाँ पे आगे चल कर के ये हमारे लिए, हमारे संस्थान के लिए लाभदायक आगे चल करके सिद्ध हो। उसके बाद फिर इस सिंथेसिस के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ऑन पेपर काम है, तो उसको हम एक मॉडल के रूप में परिवर्तित करेंगे, उसका मॉडल बना करके देखेंगे कि मॉडल बना के देखने पे पता चलता है कि चीज़ दिखने में कैसी होगी। जैसे मैं उदाहरण दूं कि जैसे कोई संस्थान बनाना है, कोई एक बिल्डिंग हमें खड़ी करनी है, तो उस बिल्डिंग के लिए पहले हमने आपस में विचार विमर्श की प्रक्रिया करी, एनालिसिस करी कि हाँ बिल्डिंग में हम कितने फ्लोर देने हैं या किस तरह का मटेरियल यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ों की हमने पहले एनालिसिस करी कि ये चीज़ें वहाँ लगी थी तो वो वहाँ पर किस तरह से इसका फीडबैक निकल करके आता है। फिर उस एनालिसिस के तहत हम लोग क्या करेंगे, ऑन पेपर सारी चीज़ों का एक नक्शा सा होता है कि भवन का हमने क्या कर लिया, नक्शा बना लिया, तो ऑन पेपर हो गया। उसके बाद फिर उसी बिल्डिंग को हम जो है मॉडल के रूप में बना करके देखें कि अब वो बनने के बाद हमें कैसी दिखेगी, तो ये क्या है, ये मॉडल हो जाएगा। फिर अगली जो प्रक्रिया है वो सिमुलेशन की प्रक्रिया है। सिमुलेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब इम्प्लीमेंट होने से पहले हम उसको क्या करते हैं, चला करके देखेंगे, उस प्रक्रिया को करके देखेंगे कि क्या इसमें आगे चल करके जो हम सोच रहे हैं वही वाली प्रक्रिया यहाँ पे संपादित हो रही है या नहीं हो रही है। तो जो सिमुलेशन है वो कभी भी इम्प्लीमेंटेशन के पहले ही जो है इसको कैरिड आउट कर लिया जाता है। और वास्तव में जब कोई भी सिस्टम है, जब रियल लाइफ में जब उसको हम शुरू कर देते हैं और अगर हमने पहले से उसकी टेस्टिंग नहीं करी होती है तो आगे चल करके चीज़ें बाद में बिगड़ी हुई भी साबित हो सकती हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, यहाँ पे अपव्यय हो जाएगा, और अपव्यय ना हो इसीलिए तो ये प्लानिंग की जा रही है। तो प्लानिंग के तहत हम क्या करते हैं कि हम उस चीज़ को पहले रन होने से पहले, और ये वाली प्रक्रिया तो हर जगह, कभी भी कोई भी चीज़ मार्केट में उतरती है तो मार्केट में उतरने से पहले उसको क्या किया जाता है कि पहले ही उसको टेस्टिंग की जाती है। तो यहाँ पर सिमुलेशन क्या है, एक तरीके की टेस्टिंग की प्रक्रिया है कि चीज़ें जो है रन होने से पहले, इम्प्लीमेंट होने से पहले उसका क्या इफ़ेक्ट होगा हम इसको चेक कर सकें। तो इस तरह से हम लोग एजुकेशनल टेक्नोलॉजी के जो अप्रोचेज़ होते हैं, 3 अप्रोचेज़ की हमने चर्चा कर ली, जिसमें हार्डवेयर अप्रोच, सॉफ्टवेयर अप्रोच और सिस्टम एनालिसिस की हमने चर्चा की है। हार्डवेयर अप्रोच शिक्षा में मशीनीकरण को बढ़ावा दे रहा है, और सॉफ्टवेयर अप्रोच शिक्षा में मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर कार्य करता है। और जो सिस्टम एनालिसिस है, थर्ड जो है अप्रोच है, ये क्या करता है कि शिक्षा में अधिक से अधिक नियोजन जो है करके और अधिक से अधिक प्लानिंग के माध्यम से अधिक ऑर्गेनाइज करके हम चीज़ों को सिस्टमैटिक वे में किस तरह से कंडक्ट कराएं कि कम से कम खर्च में अधिक से अधिक चीज़ें हमें प्राप्त हो सके। तो यही कार्य जो है वो, क्योंकि प्रबंधन के अंतर्गत ये सम्मिलित है, तो शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन में इसका प्रयोग अधिक रूप से किया जाता है। तो आशा है कि आज की हमारी क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने विचारों को कमेंट के माध्यम से साझा कीजिएगा और हमारे चैनल मिशन शिक्षा को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।